So the next topic is Coulomb's law. C-O-U-L-O-M-B. Coulomb's law. क्या Coulomb's law क्या देता है? तुम लोगों को मालूम है कि लाइक चार्जेस क्या करता है? रिपेल करता है। अरे वाह। और अनलाइक चार्जेस? Attract। You all know this? कितना फोर्स से ये अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं? ये Coulomb's law। So क्या देता है? फोर्स देता है। Coulomb's law gives us the force of what? या रिपल्शन। रिपल्शन भी हो सकता है ना? अट्रैक्शन या रिपल्शन। Between what? Be very careful between 2 point charges. Okay. Coulomb's law is applicable only for point charge, not for charge distribution. Charge distribution के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर अप्लाई करना होता है तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हम लोग को मैथमेटिक्स का पेज में घुसना पड़ेगा। पॉइंट्स छोटा पार्ट लेके फिर इसको इंटीग्रेट करके फिर निकालना होगा। We'll do everything step by step. एक साथ सारा बोलने के तो लगेगा कि सर क्या आपको मालूम है, मतलब कुछ नहीं बोलने के लिए। अच्छा, सो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट चार्ज है, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना r, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी हो सकता है इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught. Directly लिख दिया मैंने, actually given by proportional to Q1 into Q2 by r square. जैसे ग्रेविटेशन में पढ़े थे, m1 into m2 by r square. Exactly सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशन में अट्रैक्टिव होता है सिर्फ, रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल्सिव। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनलिटी जब भी होता है हम लोग क्या करते हैं? क्यों? इससे हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। प्रोपोर्शनल है क्या? कुछ सही नहीं बोल रहे हैं। प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा घटेगा वो सीधा है, लेकिन होगा क्या वो पता नहीं होता। तो इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, और यहाँ पर नया दोस्त है हम लोग का, ये जो नया दोस्त है, ये नया दोस्त का नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन लोगों से पुराना आता है हम लोगों का, तो ये नया 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 जोड़ने आया। ठीक है, पूरा क्लास 12 रहेंगे, थोड़ा ध्यान से समझ लो क्या है। सो ऑब्वियसली इट्स अ अल्फाबेट, एप्सिलॉन इज अ अल्फाबेट लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेकिन ये क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वांटिटी का नाम है परमिटिविटी। अब ये कौन से बना है? ये कहां से आएगा? ये क्या करेगा? मास से रिलेटेड नहीं, नहीं चार्ज था, सही था, ये परमिटिविटी कहां से आ गया था? ये तुम लोगों को थोड़ा जो मैनर है, मैनर सिखाएगा। मैनर कहां से सिखाएगा? हाँ, फिजिक्स मैनर भी सिखा रहा है सर। क्या सर, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं लोगों को, क्या बेवकूफ समझ कर रखे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सिंपल सा बात है। मान लो तुम्हारा दोस्त क्लास में बैठ के कुछ बोल दिया, ठीक है, तुमको बहुत गुस्सा आया, क्लास में बैठे हुए मार दो उससे, नहीं, लेकिन रास्ते में होता तो छोड़ देते ना छोड़ते। हाँ, लेकिन वो मैनर होता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं, वो तो रास्ते में तुम्हारा दोस्त है, तुम क्या करो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लास में फर्क पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू मेक सम मैनर्स, हाँ, उनको सिखाने के लिए स्पेशली। सो द चार्जेस कैन अप्लाई फोर्स ऑन वन अनदर, दैट्स ट्रू, बट इट विल नॉट बी द सेम एवरीवेयर। मतलब जैसे क्लास के अंदर तुम उसको मार नहीं सकते हो, लेकिन क्लास के बाहर जाओगे तो तुम उसे मार सकते हो। सिमिलरली चार्जेस, दो चार्जेस अगर एयर में रखेंगे तो वो जितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सेम दो चार्जेस को अगर पानी के अंदर रखेंगे या ऑयल के अंदर रखेंगे तो उन लोगों में फोर्सेस सेम नहीं होंगे। इवन इफ यू कीप द डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, सब कुछ सेम रखे, सिर्फ मीडियम चेंज कर दिया तो उसमें फोर्स सेम नहीं होता है, जो कि ग्रेविटेशन में नहीं होता था। ग्रेविटेशन में सब में सेम ही फोर्स होता है, इसीलिए हम लोग उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये वाला कांस्टेंट थोड़ा अलग है, ये डिपेंडेंट है, मतलब ये कांस्टेंट अपना रंग बदलता है, ठीक है, कभी ज्यादा कभी
कभी खुशी कभी गम। अच्छा, सो नाउ द क्वेश्चन इज कैसे रंग बदलता है वो समझना पड़ेगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये नीचे जीरो क्यों लगा हुआ है, इसका स्पेशल मीनिंग है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब क्या, वैक्यूम। ठीक है सर, वैक्यूम का परमिटिविटी कितना है। अगर हम लोग कोई दूसरा मीडियम में डालेंगे ना तब हम लोग उसको सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, दैट विल बी द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, वो मीडियम का परमिटिविटी रहेगा। ठीक है, अब ये जो पूरा चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा चीज का वैल्यू है 9 into 9.9 नहीं 9 into 10 to the power 9 SI यूनिट्स। वो क्या है तुम लोग निकालोगे, 9 into 10 to the power 9 होता है, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना नाम भूल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मत भूलना। ठीक है, अच्छा, सो अभी तुम लोगों को दो चार्ज दे देंगे और उसके बीच में डिस्टेंस बोल देंगे तो फोर्स निकाल पाओगे, आया ना। सो मिल गया फोर्स कैसे निकाला जाता है दो चार्जेस के बीच में, खुश सब लोग। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? राइट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड से खुश मत रहना, फिर बाद में बहुत दुख मिलेगा। ठीक है, तो पहले सीख लो, बाद में दुख मिल के कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डायरेक्शन? फोर्स है मतलब उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी का कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा? राइट, मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जब भी हम लोग निकालेंगे इट हैज टू बी लाइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मतलब ये लाइन के अलोंग ही रहेगा, या तो इधर हो सकता है या तो इधर, दैट इज डिफरेंट, लेकिन इट शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस। ठीक है, सो राइट दिस डाउन, डायरेक्टेड along the line joining the two charges, directed along the line joining two charges। और अगर हम लोग को स्पेसिफिकली निकालना है तब कौन सा चार्ज के ऊपर निकाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पर दो चार्ज ही है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो अगर मैंने Q2 के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालना चाहता हूं, तो वो किधर एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट? अरे ये तो राइट है, बिकॉज़ ये इस Q1 जो है Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा तो वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? टुवर्ड्स द राइट या लेफ्ट? Q1 और Q2 दो चार्जेस है ना, Q2 जो है चार्ज उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ड्यू टू Q1 दोनों ही लाइन चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, राइट, रिपेल करेगा, राइट, रिपेल करेगा मतलब इस साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सो सिमिलरली अगर हम लोग Q2 को नेगेटिव लेंगे तब वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इट विल बी अट्रैक्टेड मतलब किधर फोर्स एक्सपीरियंस। इज दैट क्लियर? सो force will always act along the line joining the two charges, और वो attraction हो रहा है या repulsion हो रहा है वो समझ के हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, अच्छा, अब देखो इस परमिटिविटी के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। फॉर एनी अदर मीडियम F is 1/4 पाई एप्सिलॉन, वहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन, Q1 Q2 by R square, where epsilon is permittivity of this medium, ठीक है। अब सब चीज का अलग अलग से सब मीडियम का परमिटिविटी याद रखना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग एक दूसरा चीज याद रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक
डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी या डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यू कैन अंडरस्टैंड रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करना है। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, राइट। सो अगर कोई मीडियम को परमिटिविटी चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेके एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम लोग को वो मीडियम का परमिटिविटी मिलता है। इज दैट क्लियर? कीप वन थिंग इन माइंड, ये जो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये कभी 1 से छोटा नहीं होता। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन। हां এটা দেওয়া থাকে বা তোমাকে বারকোড তো হতে পারে সেটা বারকোড কি করে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। अगर हम लोगों को डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है और हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन? टू चार्जेस, इन लोगों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। एक बार हम लोग एयर में उन लोगों के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकाले और एक मीडियम जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है वो मीडियम में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकाले। तो एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स एक्ट करता है बिटवीन एनी टू चार्जेस। कोई भी दूसरा मीडियम के अंदर जाता है ना वो फोर्स ऑलवेज थोड़ा घट जाता है। जैसे वेलोसिटी ऑफ एयर, लाइट, यू नो, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है और कोई भी दूसरा मीडियम में कम हो जाता है। द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। वैक्यूम में दो चार्जेस सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कोई भी दूसरा मीडियम में जाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। जैसे रास्ते में दोस्त को जितना चाहे पीट दो, ठीक है, लेकिन दोस्त का घर में जाओगे उसका मम्मी पापा रहेगा, कोई दूसरा रिलेटिव रहेगा, उसके सामने उतना पीट नहीं सकते। क्लास में नहीं, क्लास में नहीं हो सकता। सो फ्री स्पेस इज लाइक रास्ता, जितना चाहे ना, ठीक। और एयर, वाटर, ऑयल, ये सब क्लास, होम, अपना घर, ठीक है, ठीक है। छोड़ो, ज्यादा ही गेम हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि निकालेंगे कैसे। सो एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी इज फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है। ऐसे भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स मालूम है हम लोग को, वैक्यूम में कितना फोर्स है वो भी मालूम है और कोई मीडियम में कितना फोर्स है वो भी मालूम है, तो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे भी निकाल सकते हैं। Is that clear? समझ में आया? So this is all about Coulomb's law। इसके बारे में बहुत कुछ और बोलना है, समझना है, लेकिन वो हम लोग सिर्फ बात करके नहीं बोल सकते, थोड़ा सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे काम करते हैं इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है टू चार्जेस Q equal to +1 coulomb and Q dash equal to -1 coulomb are located 2 मीटर apart। तो मान लो यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q dash है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। What are the magnitude and direction of the force that Q exerts on Q dash? एकदम सिंपल सा बात है, अभी भी डिस्कस किया तो कर लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कूलम्ब लॉ देगा वो 1/4πε0 q dash by, राइट, 1/4πε0 का वैल्यू कितना है? q1 है 1, q dash भी है नहीं, मत लेना। इट्स वेरी, whenever you are finding out force, don't take the sign of the charge। कैलकुलेशन के लिए साइन ऑफ द चार्ज नहीं लेना। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ द चार्ज सिर्फ तुमको डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करेगा, इट विल नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड। याद रहेगा by r², r is how much? 4, right? So it is 9/4 माने कौन? 2.25, right? ठीक है ना, गुड बोल। 9/4 is 2.25 into 2.25 into 10 is 9 न्यूटन। और ये कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा? क्यों की तरफ,
because it is negative, right? -1 है और ये +1 है. So exactly. So obviously Q dash will be attracted towards Q. So attracted means it will act, the force will act Along towards Q, along the line joining them towards Q. Let's write this down. The force will act along the line joining Q and Q dash. The force will act along the line joining Q and Q dash. And directed towards Q. Directed towards Q. Is that clear? अब और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि what conclusion can be drawn from the magnitude of this force? तो देखो magnitude में क्या है? हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा है. एक्चुअली में 1 कूलम चार्ज मिलना पॉसिबल है ही नहीं. इन नेचर 1 कूलम चार्ज मिलता नहीं. इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज. चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड मिल सकता है वो बहुत छोटा होगा. सो यू कैन से very conclusively that electrostatic force is way stronger than gravitational force. Gravitational force से बहुत ज़्यादा strong है electrostatic force. Right? Is that clear? Get all of it? अच्छा. अब 2 चार्जेस रहता है तो मालूम पड़ गया कैसे सॉल्व करते हैं. अगर 2 से ज़्यादा चार्ज रहता है तब